ईरान में कोई ऐसा जनरल है जो पाकिस्तान में शांति वार्ता नहीं होने दे रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक इस वक्त ईरान में मेजर जनरल अहमद वहीदी का हुक्म चल रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि मेजर जनरल अहमद वहीदी वार्ता नहीं, बारूदी हमले की तैयारी में जुटे हैं। युद्ध नहीं, महायुद्ध को तैयार ईरान। जनरल अहमद वहीदी ने पलटी ट्रंप की बाजी। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को 52 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। ईरान से लगातार 39 दिनों तक चले भीषण युद्ध में अमेरिका ने लगभग 2,10,000 करोड़ रुपए फूंक डाले, लेकिन उसके बावजूद ईरान ना तो झुका है और ना ही अमेरिका ईरान का यूरेनियम छीन पाया है। यहाँ तक कि ईरान में 47 साल से चला रहा खमनेई शासन का अंत भी अमेरिका नहीं कर पाया है। इधर पाकिस्तान में पहली शांति वार्ता फेल होने के बाद अमेरिका के पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि किसी तरह से ईरान के नेता वार्ता के लिए पाकिस्तान न जाएं। लेकिन इधर ईरान से एक ऐसे ईरानी जनरल की धाक और धमक सामने आई है जिसने ट्रंप की ईरानी बाजी पूरी तरह से पलट दी है। खबर है IRGC के मेजर जनरल वाहिदी ने दो टूक कह दिया है कि जब तक हॉर्मुज से अमेरिकी नाकेबंदी बंद नहीं होगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इधर खबर आ रही है कि ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर ली है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पिछले 72 घंटे पहले जो ईरान जख्मी, थका और कुछ हद तक हारा लग रहा था, वो ईरान एक बार फिर से अमेरिका से दो हाथ करने को तैयार हो चुका है। दावा किया गया है कि ईरान युद्ध नहीं बल्कि महायुद्ध की तैयारी में जुट गया है और ईरान ने 10 दिन के सीज फायर में अपनी मिसाइलों को ऐसी लोकेशन पर पहुंचा दिया है जहां से अमेरिकी और इजरायली अड्डों को घातक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अदृश्य जनरल का आदेश, झुकेगा नहीं ईरान। इस वक्त दुनिया भर में यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत और सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei के घायल होने के बाद इस वक्त ईरान में आखिरी और ठोस फैसला कौन ले रहा है। खबरों और दावों के मुताबिक वो ईरानी चेहरा और नाम है मेजर जनरल अहमद वाहिदी, जिन्होंने इस वक्त ईरान की सत्ता पर पूरी पकड़ बना ली है और ट्रंप के हर प्लान की धज्जियां उड़ा दी है। यही वजह है कि ईरान ने शांति वार्ता से पहले अमेरिका के सामने इतनी सख्त शर्तें रख दी हैं जिसे शायद अमेरिका आसानी से मान नहीं पाएगा। यही वजह है कि अमेरिका का मोहरा या कहे डाकिया बने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने भी ईरानी जनरल अहमद वहीदी के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। मेजर जनरल अहमद वहीदी ने ईरान की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कूटनीतिक चेहरों को साइडलाइन कर दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अगारची को नाम मात्र का बना दिया गया है, जबकि मोहम्मद जवाद जरीफ की भूमिका भी सीमित कर दी गई है। यानी अब ईरान के फैसलों में सेना का दबदबा बढ़ेगा। जनरल अहमद वहीदी के बारे में जान लीजिए। खुफिया रिपोर्टों और तेहरान के गलियारों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक मेजर जनरल अहमद वहीदी ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए केवल अब्बास अगारची को ही नहीं बल्कि ईरान के कई दूसरे प्रभावशाली, उदारवादी और व्यवहारिक नेताओं को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया है। वहीदी की रणनीति इस वक्त मिलिट्री फर्स्ट यानी सैन्य प्रधान शासन की है, जिसके तहत उन्होंने टॉप नेताओं और मंत्रियों को साइडलाइन किया है। इसमें सबसे पहला नाम है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अगारची का। मेजर जनरल अहमद वहीदी ने अब्बास अगारची को अब केवल एक नाम मात्र का मंत्री बना दिया है। वहीदी ने आदेश दिया है कि विदेश मंत्रालय का कोई भी बड़ा निर्णय अब IRGC के इंटेलिजेंस विंग की मंजूरी के बिना नहीं लिया जाएगा। मोहम्मद जवाद शरीफ, पूर्व विदेश मंत्री और वर्तमान सलाहकार। मोहम्मद जवाद शरीफ, जो अपनी कूटनीतिक कुशलता और पश्चिमी देशों के साथ बातचीत के लिए जाने जाते हैं, वहीदी के सबसे बड़े वैचारिक विरोधी माने जाते हैं।
रिपोर्ट्स के अनुसार वहीदी ने जरीफ की पहुंच को सीमित कर दिया है। उन्हें सलाहकारी भूमिकाओं से हटाकर घर में नजरबंद जैसी स्थिति में रखा गया है, ताकि वे अमेरिका या ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी गुप्त बातचीत का हिस्सा न बन सके। ईरान के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य वहीदी ने ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC के भीतर उन अधिकारियों को बदल दिया है जो युद्ध की बजाय कूटनीति के पक्षधर थे। कई पुराने राजनयिकों की जगह अब वहीदी के वफादार IRGC जनरलों को नियुक्त किया गया है, आर्थिक सलाहकार और पेट्रोलियम मंत्री। चूंकि ईरान पर लगे प्रतिबंधों और युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, इसलिए कुछ मंत्री तेल की सप्लाई बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रियायतों के पक्ष में थे। वहीदी ने इन मंत्रियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अर्थव्यवस्था को युद्ध अर्थव्यवस्था के हिसाब से चलाया जाएगा। अब तेल और गैस के संसाधनों का प्रबंधन सीधे तौर पर सेना की देखरेख में है। खबर तो यहाँ तक है कि जनरल वहीदी और उनके कट्टरपंथी गुट ने ये नैरेटिव फैलाया है कि जो कोई भी इस वक्त अमेरिका से बात करना चाहता है वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। युद्ध की स्थिति का हवाला देकर वहीदी ने आपातकालीन शक्तियां हासिल कर ली हैं, जिससे उन्हें कैबिनेट के फैसले को ओवरराइड करने का अधिकार मिल गया है। वहीदी ने तर्क दिया है कि ट्रंप केवल ताकत की भाषा समझते हैं, इसलिए किसी भी नरम स्वभाव वाले नेता जैसे अरागची या जरीफ को सामने रखना कमजोरी की निशानी होगी। ما تعهد در مقابل تعهده، یه گام اونا بود بردارن یه گام ما بود بردارن. اینطوری نشه که ما تعهد خود رو عمل کنیم اونا عمل نکنیم. ما سعی کردیم این تجربیات به همون حس بی‌اعتمادی دنبال کنیم. ईरान की रणनीति अब साफ तौर पर बदलती दिख रही है, जहां कूटनीति पीछे छूटती नजर आ रही है और सैन्य ताकत आगे बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेगोशिएशन टीम अब सिर्फ कागजों तक सीमित है, जबकि असली फैसले एक वॉर कैबिनेट ले रही है। इसमें सिर्फ सैन्य कमांडर शामिल हैं। मौजूदा वक्त में ईरान की नेगोशिएशन टीम अब केवल कागजों पर है। असल में वहीदी ने एक ऐसी वॉर कैबिनेट बना ली है जिसमें केवल सैन्य कमांडर और कट्टरपंथी सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। इसका सीधा असर पाकिस्तान में होने वाली वार्ता पर पड़ा है, जहां अब बातचीत के लिए कोई सॉफ्ट वॉइस यानी नरम आवाज नहीं बची। بدعهدی و نقض آتشبس اصرار ورزید. اینا همش گواه این هست که آمریکا ظاهراً در روند دیپلماتیک جدیتی نداره. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता के बीच सैन्य दबाव बनाने की कोशिश करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ईरान से शांति समझौता करने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। ईरान की स्पेशल फोर्स ने जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिका के टारगेट सेट कर दिए हैं और इसमें रूस और चीन से जमकर मदद मिल रही है। खबर है ईरान के पास मिसाइलों की भी काफी क्षमताएं अभी भी मौजूद हैं। संघर्ष विराम के समय उसने लगभग 100 ऐसे सिस्टम बरामद किए जिन्हें गुफाओं और बंकरों में छिपा कर रखा गया था, जिससे उसके चालू लॉन्चरों की संख्या बढ़कर युद्ध पूर्व स्तर के लगभग 60% तक पहुंच गई है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और देश की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर लिखा, ये साफ नहीं है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का संघर्ष विराम किस तरह से आगे बढ़ेगा, लेकिन एक बात तय है, ईरान ने अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर लिया है। इसे हॉर्मुज स्ट्रेट कहा जाता है। इसकी क्षमता असीमित है। हॉर्मुज में लंबी जंग को तैयार ईरान, चीनी सैटेलाइट निशाना अमेरिकी अड्डे। जब से अमेरिका ने चारों तरफ से हॉर्मुज की नाकेबंदी की है, उसके बाद से ईरान ने रूस और चीन के साथ मिलकर ऐसी जंग की तैयारी कर ली है जो अमेरिका के लिए मौत का भंवर साबित हो सकता है। अमेरिका के साथ जंग में ईरान ने जितना खेला किया है, उसमें चीनी सैटेलाइट का एक बहुत बड़ा हाथ सामने आया है। ईरान ने मौजूदा जंग के दौरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों के पोजीशन को ट्रैक करने के लिए चीन के बने एक सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है और उसे उसने पिछले साल चुपके से हासिल किया था। ये जानकारी फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दी है। इस सैटेलाइट का नाम TEE
01B है। इसे चीन की अर्थाई कंपनी ने विकसित किया और लॉन्च किया है। बाद में इसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने अपने नियंत्रण में ले लिया। अर्थाई कंपनी एक खास तरह के निर्यात मॉडल पर काम करती है जिसे इन ऑर्बिट डिलीवरी कहा जाता है। इसका मतलब है कि चीन में लॉन्च किए गए सैटेलाइट को तभी विदेशी खरीदारों को सौंपा जाता है जब वो सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा यानी ऑर्बिट में पहुंच जाता है। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी कमांडरों ने इस सैटेलाइट को क्षेत्र में मौजूद महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नजर रखने का काम दिया था। इसके तहत IRGC को एम्पोसेट नाम की कंपनी के कमर्शियल ग्राउंड स्टेशनों के नेटवर्क का भी एक्सेस दिया गया। एम्पोसेट बीजिंग स्थित सैटेलाइट सेवा प्रदाता है जिसकी सेवाएं एशिया, लैटिन अमेरिका और अन्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस सैटेलाइट ने 13, 14 और 15 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें लीं। 14 मार्च को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया था कि वहां तैनात अमेरिकी विमान को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि TEE-01B ने जॉर्डन के मुवाफ़ाक साल्ती एयरबेस, बहरीन के मनामा में अमेरिकी 5th फ्लीट मुख्यालय के पास के इलाकों और इराक के एरबिल एयरपोर्ट के आसपास की गतिविधियों को भी ट्रैक किया। ये उसी समय हुआ जब IRGC ने इन क्षेत्रों पे हमलों का दावा किया था। अब देखना होगा ऐसे हालात में अगर ईरान वार्ता में शामिल नहीं होता है तो क्या अमेरिका ईरान पर 22 अप्रैल से हमले शुरू कर देगा।